बच्चों हम पढ़ रहे थे हमारा सेकंड चैप्टर उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, और जिसमें हमने गणनावाचक विश्लेषण की बात की, जिसके अनुसार उपयोगिता को मापा जा सकता है। और वहाँ हमने सीमांत उपयोगिता हास नियम की बात की कि किस प्रकार से सीमांत उपयोगिता हास नियम से मांग वक्र का निरूपण किया जाता है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे विश्लेषण की तरफ, जिसका कि नाम है क्रमवाचक विश्लेषण, ऑर्डिनल एनालिसिस। तो शुरुआत करते हैं क्रमवाचक विश्लेषण की। क्रमवाचक विश्लेषण के हिसाब से उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, बल्कि उसका क्रम निर्धारित किया जा सकता है कि किससे हमें अधिक उपयोगिता मिलेगी, किससे हमें कम उपयोगिता मिलेगी। जिससे अधिक उपयोगिता मिलेगी उपभोक्ता क्या करेगा, उसको प्रथम रूप से चुनेगा, उससे कम वाले को सेकंड रूप से चुनेगा, अर्थात वो क्रम निर्धारित करता है। इसीलिए इसको क्रमवाचक विश्लेषण भी कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है क्रमवाचक विश्लेषण, ऑर्डिनल एनालिसिस। किस अर्थशास्त्री ने ऑर्डिनल एनालिसिस दिया था? प्रोफेसर जे.आर. हिक्स, आर.डी. एलन, स्लट्सकी, परेटो ने ये दिया था। इसके हिसाब से क्या होता है क्रमवाचक विश्लेषण के अनुसार, जैसा कि हमने बात की कि उपयोगिता मापनीय नहीं है, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। उपयोगिता का क्या किया जा सकता है, क्रम निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उपयोगिता जिससे अधिक प्राप्त हो रही है, क्रम निर्धारित करते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। तो इस तरीके से उपयोगिता क्या की जा सकती है, क्रम निर्धारित किया जा सकता है, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। अब हमने जब गणनावाचक विश्लेषण पढ़ा था तो हमने सीमांत उपयोगिता हास नियम की चर्चा की थी। अब क्रमवाचक विश्लेषण में तटस्थता वक्रों का प्रयोग किया जाता है और उसकी सहायता से ही उपभोक्ता के अधिमान दर्शाए जाते हैं। तो क्रमवाचक विश्लेषण में तटस्थता वक्रों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ जानेंगे तटस्थता वक्र के बारे में। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि तटस्थता वक्र क्या होता है। ठीक है, भी तटस्थता वक्र का प्रयोग करके हमें संतुलन ज्ञात करना है। तो पहले तटस्थता वक्र की परिभाषा, उसका अर्थ भी तो पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि तटस्थता वक्र को कई नामों से जाना जाता है। तटस्थता वक्र को हम अंधिमान वक्र भी कहते हैं। और इसका इंग्लिश में नाम है इंडिफरेंस कर्व, जिसे हम शॉर्ट में IC लिखते हैं। ठीक है, तटस्थता वक्र को अंधिमान वक्र, उदासीनता वक्र और इंडिफरेंस कर्व, ये इसके अलग अलग नाम हैं जो कि आपको याद करने हैं। अब नाम से ही आपको पता हो रहा होगा, तटस्थ, उदासीन, इंडिफरेंस, अंधिमान, अर्थात यह दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिसके प्रति उपभोक्ता तटस्थ होता है, उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि वो दो वस्तुओं के जो संयोग है वो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त देते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक केला और 4 सेब उपभोक्ता को वही संतुष्टि प्रदान करते हैं जो 3 केले और 1 सेब करता है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से जैसे हमने बंडलों की बात की थी, कई बंडलों का ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है दो वस्तुओं का जो कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। इसीलिए उपभोक्ता उन संयोगों के प्रति क्या होता है, तटस्थ होता है। वो उनमें से किसी का भी चयन कर ले, उसको उतनी ही संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इसीलिए इसे कहते हैं तटस्थता वक्र। आगे बच्चों समझ में, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ये दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली संतुष्टि यहाँ पर कैसी होती है, समान होती है। इसीलिए उपभोक्ता इन जो संयोगों है उनके प्रति तटस्थ होता है। इसे उदासीनता वक्र भी कहते हैं। उपभोक्ता की जो प्राथमिकता है उसका क्या होता है, ये ग्राफ्य रूप, जो उपभोक्ता अपनी प्रेफरेंस देता है उसको हम किस में, ग्राफ रूप में चित्रण करते हैं। ये बनता कैसे है, इस तरीके से IC। अब ये मानो A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C बिंदु है, ये D बिंदु है। तो ये अलग अलग संयोग हैं। यहाँ पर मान लिया हमने Y वस्तु है, यहाँ हमने मान लिया X वस्तु है। तो इस तरीके से अब जो D संयोग जो संतुष्टि उपभोक्ता को प्रदान करेगा वही C संयोग करेगा, चाहे उसमें X वस्तु की कितनी मात्रा हो, चाहे Y वस्तु की कितनी मात्रा हो। कहने का तात्पर्य दो वस्तुओं का क्या हो गया, अलग अलग संयोग हो गए जो कि उपभोक्ता को क्या देते हैं, समान संतुष्टि देते हैं। इसीलिए उपभोक्ता B का चयन भी कर सकता है, C का भी कर सकता है, D का भी कर सकता है और A का भी कर सकता है। उपभोक्ता चाहे किसी भी वस्तु के संयोगों को चयन कर सकता है, उसको संतुष्टि समान ही प्राप्त होगी। अब तटस्थता वक्र आपने देखा IC कैसे ढाल का है, उन्नतोत्तर ढाल का। जैसे हमने उत्पादन संभावना वक्र की बात की थी, वो कैसा था, ऐसा था ना, नतोत्तर ढाल का। जबकि जो IC है
ये तटस्थ वक्र है वो कैसा होता है, उन्नतोत्तर ढाल का होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आगे देखते हैं तटस्थ अनुसूची और वक्र। अब तटस्थ वक्र को अभी हमने बना के देखा, उसको हम एक अनुसूची की सहायता से बनाते हैं और उसमें हम समझ सकते हैं कि कैसे दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग होते हैं जो कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। तटस्थ अनुसूची दिख रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो A B C D E अलग अलग संयोग है वस्तुओं के। x की अलग अलग मात्रा दिखाई है, y की अलग अलग मात्रा दिखाई है। तो 1 और 20 ये एक बंडल हो गया जो कि A संयोग को दर्शाता है। 2 और 16 ये दूसरा बंडल हो गया जो कि B संयोग को दिखाता है। 3 और 13 तीसरा संयोग C को, 4 और 11 D को और 5 और 10 E को। तो कहने का तात्पर्य है वस्तु X की यदि एक मात्रा और वस्तु Y की 20 मात्रा उतनी ही संतुष्टि देती है जितनी आप इसकी X की 2 मात्रा कर लो और Y की कितनी कर लो, 16 कर लो। तो ये सारी जो मात्राओं का जो बंडल बना है, ये 5 बंडल हमारे सामने हैं, वो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो उपभोक्ता चाहे जिसकी भी बंडल का यहाँ पर चुनाव कर सकता है। तो ये हो गई तटस्थ अनुसूची और इसी की सहायता से हम बना सकते हैं तटस्थ वक्र जो कि इस शेप में बनेगा, उन्नतोत्तर ढाल का। यहाँ x वस्तु, यहाँ y वस्तु, जैसा भी हमने बनाया था इसी तरह से सारे बिंदु दिखा देंगे, A B C D और एक और है तो यहाँ पर E। ठीक है, और यहाँ पर हम इसकी मात्रा भी दिखा देंगे, 1 2 3 4 5 और ये y की मात्रा दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से तटस्थ वक्र क्या हो गया, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाला वक्र जो कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है, जिसके प्रति उपभोक्ता क्या होता है, तटस्थ होता है, उदासीन होता है। इसीलिए इसे तटस्थ वक्र, उदासीनता वक्र, अनधिमान वक्र और इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। ये तटस्थ अनुसूची हो गई और इसी की सहायता से हम तटस्थ वक्र का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रमवाचक विश्लेषण है जो कि नवीन धारणा है। इसके आधार पर उपभोक्ता के व्यवहार को अधिक अध्ययन किया जाता है क्योंकि इसके हिसाब से उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। और आगे जब हम उपभोक्ता का संतुलन पढ़ेंगे तो उसके लिए तटस्थ वक्र ज्ञात करना अधिक आवश्यक है। इसी के आधार पर हम उपभोक्ता के संतुलन का निर्धारण करेंगे कि उपभोक्ता कहाँ पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। इसमें तो समान संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इन पाँचों से सबसे समान संतुष्टि मिल रही है, तो उपभोक्ता कौन सा जो संतुलन है, कौन सा बिंदु है, कौन सा संयोग है, उसका चयन करेगा। तो उसके लिए हम उपभोक्ता का संतुलन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब आगे है एकदिष्ट अधिमान। अब एक धारणा है कि एकदिष्ट अधिमान क्या होता है। तो बच्चों, उपभोक्ता क्या चाहता है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। और वो अधिकतम संतुष्टि ऐसे प्राप्त करना चाहता है कि अधिक से अधिक वस्तुओं का क्या करना चाहता है, उपभोग करना चाहता है। उसके लिए वो क्या कर सकता है कि दो वस्तुएं हैं, उनमें से एक वस्तु की मात्रा को बढ़ा सकता है बिना दूसरी वस्तु की मात्रा को कम किए। अर्थात किसी भी हाल में उसकी संतुष्टि क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। उसका अधिमान होता है वो एकदिष्ट होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एकदिष्ट अधिमान का तात्पर्य है कि उपभोक्ता दो बंडल में से उस बंडल को अधिमान देता है जिसमें दो वस्तुओं में से एक वस्तु की मात्रा अधिक हो और दूसरी वस्तु की मात्रा भी कम ना हो। मतलब उपभोक्ता के सामने दो बंडल है, समझ में आया। जैसे कि हमने मान लिया 1 और 5, 2 और 5, ये दो बंडल है। तो इसमें उपभोक्ता क्या करेगा, कौन से बंडल का चयन करेगा, ऑब्वियसली 2 और 5 वाले बंडल का चयन करेगा। ये तो आपको भी समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये देख रहा है कि दूसरी वस्तु की, एक वस्तु की मात्रा तो बढ़ रही है लेकिन दूसरी वस्तु की मात्रा भी कम नहीं हो रही है। यदि ये ऐसे होता 2 और 4, तब वो फिर भी सोचता, क्यों, क्योंकि एक बढ़ रही तो दूसरी तो उसको कम करनी पड़ रही है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बढ़ रही दूसरी कम भी नहीं हो रही। तो इसे ही हम कहते हैं एकदिष्ट अधिमान की। उपभोक्ता हमेशा दो बंडलों में से उस बंडल का चुनाव करेगा जिसमें कम से कम एक वस्तु की मात्रा तो बढ़ ही रही हो, दूसरी वस्तु की मात्रा को बिना कम किए। इसे ही हम क्या कहते हैं, एकदिष्ट अधिमान, कि दूसरी वस्तु की मात्रा भी कम न हो। अर्थात उपभोक्ता ऐसे संयोग को चुनेगा जिसमें दोनों वस्तुओं की मात्रा अधिकतम हो। इस वाले बंडल में जो हमने पढ़ा था, इस वाले बंडल में दोनों की मात्रा क्या है, अधिकतम है। 2 भी अधिकतम है और 5 भी अधिकतम है। तो वो इस बंडल का चुनाव करेगा जिसमें उसको अधिकतम मात्रा मिल रही हो। इसे ही हम कहते हैं एकदिष्ट अधिमान। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब आगे हम देखते हैं तटस्थ मानचित्र। हमने तटस्थ वक्र के बारे में बात की कि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाला वक्र जो कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है, उसे ही हम तटस्थ वक्र कहते हैं। जब एक वक्र में एक से अधिक तटस्थ वक्र दिखाए जाते हैं एक चित्र में, तो उसे हम कहते हैं तटस्थ मानचित्र। जैसे कि
ये दिखा दिया एक बार तटस्थ वक्र, ये दिखा दिया दूसरा तटस्थ वक्र, ये दिखा दिया तीसरा तटस्थ वक्र, ये दिखा दिया चौथा तटस्थ वक्र। यहाँ पर आ गई आपकी y वस्तु x वस्तु। समझ में आया कि जब एक ही चित्र में एक से अधिक तटस्थ वक्र दिखाए जाते हैं तो उसे तटस्थ मानचित्र कहते हैं। अब तटस्थ मानचित्र में विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाले, अलग अलग संतुष्टि को दर्शाने वाले क्या होते हैं? तटस्थ वक्र। हमने कहा था एक ही तटस्थ वक्र पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, अर्थात IC1 पर उसको समान संतुष्टि मिलेगी, IC2 पर उसको अलग संतुष्टि मिलेगी, IC3 पर उसको अलग संतुष्टि मिलेगी और IC4 पर अलग संतुष्टि मिलेगी। जैसे जैसे वो ऊंचाई पर चलता चला जाएगा उसकी संतुष्टि का स्तर बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे वो नीचे आएगा तो उसकी संतुष्टि का स्तर घटता चला जाएगा। इसीलिए उपभोक्ता क्या करना चाहता है? अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है, इसीलिए वो अधिकतर क्या करेगा? अब इनमें से किसका चयन करेगा? IC4 का, क्योंकि IC4 से उसको अधिकतम संतुष्टि मिलती है। कहने का तात्पर्य है कि तटस्थ मानचित्र जिसमें एक से अधिक तटस्थ वक्रों को दर्शाया जाता है, जिसमें सबसे अधिक जो ऊंचा तटस्थ वक्र है वो अधिक संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, IC4 से अधिकतम संतुष्टि मिल रही है, IC3 से उससे कम, IC2 से उससे कम और IC1 में सबसे कम संतुष्टि का स्तर होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है एक ही रेखा चित्र में एक से अधिक तटस्थ वक्र दर्शाना। तटस्थ मानचित्र ऊंचा तटस्थ वक्र क्या दर्शाता है? अधिकतम संतुष्टि को दर्शाता है। प्रत्येक वक्र संतुष्टि का निश्चित स्तर बताता है, अलग अलग वक्र अलग अलग संतुष्टि के स्तर को दर्शाते हैं। उपभोक्ता ऊंचे तटस्थ वक्र को प्राथमिकता देगा, उपभोक्ता यही चाहेगा अधिकतम संतुष्टि मिले तो IC4 का चयन करेगा, उसके बाद वो IC3 का करेगा, फिर IC2 का, फिर IC1 का, क्योंकि जहां पर उसको अधिकतम संतुष्टि मिलेगी उपभोक्ता सर्वप्रथम उसी का चयन करता है। ठीक है बच्चों, अब आगे है प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तटस्थ वक्र और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अब प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है? हमने ये देखा कि जैसे जैसे उपभोक्ता क्या कर रहा है, x वस्तु की इकाई को बढ़ा रहा है तो उसे y वस्तु की इकाई को घटाना पड़ रहा है, तभी तो संतुष्टि का स्तर क्या है? समान बना हुआ है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे वो क्या करता है, x वस्तु की इकाई को बढ़ाता है तो उसे y वस्तु की जो है त्याग कर रहा है वो कम इकाइयों का त्याग करता चला जाता है। ठीक है, जैसे कि हम इस सारणी में देखते हैं, फिर हम समझते हैं कि उपभोक्ता 1 2 3 4 5 x वस्तु की इकाई को बढ़ा रहा है तो 20 से 16, 16 से 13, 13 से 11, 11 से 10, एक वस्तु से और 20 वस्तु, यदि संतुष्टि का स्तर समान रहे तो x की 1 इकाई का उपभोग और y की 20 इकाई का उपभोग कर रहा है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, x की इकाई को यदि इसको बढ़ा रहा है तो उसे y की 4 इकाइयों का क्या करना पड़ रहा है? त्याग करना पड़ रहा है। ठीक है, अब वो 2 से यदि 3 1 इकाई बढ़ा रहा है तो उसको क्या करना पड़ रहा है? y की 3 इकाइयों का क्या करना पड़ रहा है? त्याग करना पड़ रहा है। यहाँ पर वो 1 बढ़ा रहा है तो उसे 2 इकाइयों का त्याग, 1 बढ़ा रहा है तो 1 इकाइयों का त्याग। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे वस्तु x की इकाइयों का उपभोग बढ़ाता है तो उपभोक्ता को y वस्तु की कम इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, करना पड़ रहा है ना, पहले 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का और फिर 1 का। अर्थात ये होती है सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो कि घटती हुई होती है। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या हो गई? x वस्तु की इकाई का उपभोग बढ़ाने के लिए y वस्तु की त्यागी गई मात्रा क्या कहलाएगी? सीमांत प्रतिस्थापन की दर, जो कि क्या होती है? घटती हुई होती है। यहाँ पर आप देख भी रहे हो, इसको हम आगे समझ लेते हैं पहले अच्छे से। एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर दूसरी वस्तु की मात्रा में जिस दर से कमी की जाती है, एक वस्तु की x वस्तु की इकाई का उपभोग करने पर बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा में क्या करनी पड़ रही है? हमें कमी करनी पड़ रही है जिस दर से, उसे ही हम क्या कहते हैं? संतुष्टि का स्तर वही रहे तो इसे ही हम कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर, क्योंकि हमें संतुष्टि का स्तर क्या रखना है? समान रखना है। तो यदि हम एक इकाई को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो जिस दर से कम करना पड़ेगा उसे ही हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं, ताकि संतुष्टि का स्तर समान रहे। वापस रिपीट करती हूँ, प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या कहते हैं? एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर दूसरी वस्तु की इकाई में क्या करना? कमी करना जिस दर से, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं, ताकि कि संतुष्टि का स्तर क्या रहे? समान रहे। यह तटस्थ वक्र के ढाल को दर्शाती है। देखो बच्चों, ये है IC,
इसका जो ढाल है उसको दर्शाती है MRS, चूँकि ये क्या है x और y, x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर है ये, है ना, इसीलिए क्या होती है, ये घटती हुई होती है और ये तटस्था वक्र के ढाल को दर्शाती है। भाई हमने क्या किया, ये हमारा x1 है और ये x2 है, ठीक है, ये हमारा y1 है और ये हमारा y2 है। तो हमने x से x1 मतलब मात्रा बढ़ाने के लिए y से y1 हमें क्या करना पड़ा, घटाना पड़ा। कहने का तात्पर्य हमें डेल्टा x परिवर्तन करने के लिए x से x1 अर्थात डेल्टा x में परिवर्तन करने के लिए y1 से y2 हमें क्या करना पड़ा, इसको घटाना पड़ा। आ रहा है बच्चों समझ में, इसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए इसको क्या करना पड़ा, हमें घटाना पड़ा। x में परिवर्तन करने के लिए हमें y में क्या करना पड़ा, घटाना पड़ा, इसको परिवर्तन घटाते हुए करना पड़ा, इसीलिए ये ऋणात्मक होती है। MRS XY कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। यहीं पे लिखा हुआ है, देखो ये रहा MRS XY बराबर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये इसका फॉर्मूला होता है। x इकाई की बढ़ाने के लिए y इकाई में क्या करना, घटाना इसको, ठीक है। तो ये होती है MRS XY जो कि कैसी होती है, घटती हुई होती है और ये तटस्था वक्र के ढाल को दर्शाती है। अब तटस्था वक्र का ढाल कैसा होता है, उन्नतोदर होता है, ये हमने बात की ना, क्यों होता है। अब आपसे पूछेंगे कि तटस्था वक्र के ढाल को कौन दर्शाती है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर दर्शाती है। और तटस्था वक्र का ढाल उन्नतोदर क्यों होता है, क्योंकि प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। जैसा कि पहले हमने डिस्कस भी किया था कि ये उत्पादन संभावना वक्र है, ठीक है, ये कैसा होता है, नतोदर ढाल का, क्योंकि इसकी जो दर होती है तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर वो होती है बढ़ती हुई। आपने पहला चैप्टर यदि देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि उत्पादन संभावना वक्र धनात्मक मतलब नतोदर ढाल का होता है और ये उन्नतोदर ढाल का होता है। क्यों, क्योंकि इसकी सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है जबकि इसकी तकनीकी प्रतिस्थापन की दर बढ़ती हुई होती है। ये डिफरेंस है, नतोदर मतलब बढ़ती हुई होती है, उन्नतोदर मतलब घटती हुई होती है। यहाँ सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है, इसीलिए हमारा तटस्था वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है, ठीक है। डेल्टा y माइनस अपॉन डेल्टा x ये हमेशा किस में होती है, ऋणात्मक होती है, ये घटती हुई होती है, इससे तटस्था वक्र का ढाल कैसा होता है, उन्नतोदर होता है। ये हमने बात की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एप्पल और एक जो ऑरेंज है वो क्या कर रहे हैं, हमें समान संतुष्टि जो दे रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें से 4 एप्पल निकाल लिए, तो इसके बदले में हमने जो एक ऑरेंज और डाल दिया, तो वो भी हमें समान संतुष्टि दे रहे हैं। तो यहाँ में हमने 4 निकाले, एक डाला तो 4 निकाले, इसी प्रकार हमने 2 निकाला तो 1 डाला, तो मतलब जो डाल तो एक एक रहे हैं लेकिन निकाल क्या रहे हैं, घटती हुई दर से निकाल रहे हैं। इसीलिए जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है, इसीलिए तटस्था वक्र का ढाल उन्नतोदर होता है और तटस्था वक्र का ढाल सीमांत प्रतिस्थापन दर को दिखाता है जो कि x की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने के लिए y की त्यागी जाने वाली मात्रा होती है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। आगे देखते हैं हम, जैसे कि हमने सारणी डिस्कस की थी कि x की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने के लिए y की त्यागी जाने वाली मात्रा जो कि घटती हुई होती है, इसे हम सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। इसका फॉर्मूला जैसे कि हमने डिस्कस किया था डेल्टा y बटे में डेल्टा x, ठीक है। तो डेल्टा y और डेल्टा x कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा, जो है पहले में वही है। अब यहाँ डेल्टा x 1 का परिवर्तन हुआ तो 1x हो गया, जबकि y में कितना परिवर्तन हुआ, y में कितना परिवर्तन हुआ, 4 का, तो 4y हो गया, ठीक है। अब हम अगला देखें तो कितना परिवर्तन हुआ, 3 का, तो 3y हो गया, और कितना परिवर्तन हुआ, 1 का, 1x का, तो x तो एक एक परिवर्तन हो रहे हैं और y जितने परिवर्तन हो रहे हैं वो यहाँ देख रखे हैं 4 3 2 1, अर्थात सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। तो बच्चों समझ में आ गया। तो हमने क्या पढ़ा क्रमवाचक विश्लेषण के बारे में कि क्रमवाचक विश्लेषण में क्या होता है, जो हमारी उपयोगिता है उसको मापा नहीं जा सकता बल्कि क्रम निर्धारित किया जा सकता है। हिग्स, स्लट्सकी, एलन इन्होंने क्रमवाचक उपयोगिता के बारे में बताया था। अब क्रमवाचक उपयोगिता में तटस्था वक्र का उपयोग किया जाता है, उसकी हमने चर्चा की कि तटस्था वक्र 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। हमने तटस्था अनुसूची बनाई, उसके आधार पर वक्र का निर्माण किया, तटस्था मानचित्र बनाया, एक दिष्ट अधिमान की बात की और उसके बाद हमने तटस्था वक्र के ढाल को दर्शाने वाला प्रतिस्थापन की सीमांत दर की बात की जो कि घटती हुई होती है,
ठीक है बच्चों, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम इसी को आगे रिलेटेड करते हुए तटस्थ वक्र की विशेषताओं के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, जो भी चीज़ पढ़ाई गई है उसको अपनी कॉपी में नोट करना है, डायग्राम बहुत अच्छे से बनाने हैं और आपको याद करते रहना है। ठीक है, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।